दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। साथ ही इसके प्री क्रैश कोर्स में स्वागत है। हमने आपको प्री क्रैश कोर्स में पॉलिटी के अंतर्गत अभी तक 14 वीडियो हम कंप्लीट कर दिए हैं और इसमें अभी नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जा रहा है। और ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक तरीके से इसमें पॉलिटी के उन टॉपिकों को सिलेक्ट किया जाएगा जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और उन चीज़ों से आप गो थ्रू हो जाएंगे। इसलिए इन वीडियो को जरूर देखें। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। कर रहे थे, हालांकि क्रैश कोर्स बहुत लिमिटेड चीज़ें बताई जाती है, लेकिन मैंने जहाँ तक पॉसिबल हुआ जिस पार्ट से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है वो सारे क्वेश्चन जो सारे पार्ट्स हमने डिस्कशन कर लिए हैं। अभी कुछ पार्ट्स में हमारी कुछ लेक्चर में हमारी ये पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा। अभी मैं आपको मेरे नोट्सों के ये जो नोट्स मैं आपको शेयर किए हैं इसकी वीडियो वो मैं ये लास्ट वीडियो होगी इसकी इसमें इसको कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद थोड़े यूपी पीसीएस के हिसाब से हमने फैक्ट आपको सेंड किए हैं। अगर आपने ग्रुप में देखा होगा तो उन फैक्ट्स को एक बार पॉलिटी के जो फैक्ट्स हैं उनको एक बार डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको डिस्कशन करके आपके साथ इसको समाप्त करेंगे। बाद में जब पीटी 365 आएगी तब हम करंट को भी इसमें डिस्कशन कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपका कोई भी पार्ट नहीं बचेगा। बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है प्लस अप्लाई। देखो ये अप्लाई पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीज़ हमने पढ़ी है अप्लाई का मतलब उसका यूज करना आना चाहिए कि इसका यूज करना कहाँ है। तो अगर प्री में कोई एग्जाम आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो मैंने आपको नहीं पढ़ा है, आपने कहीं नहीं पढ़ी, लेकिन उनको सॉल्व कैसे कर दें वो भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व देखेंगे तब आएंगे। तो अभी हम यहाँ पर हमने यूपीएससी तक पढ़ लिया था कि यूपीएससी के गठन, उसका गठन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इनके क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। इनके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इनके सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है, अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, फिर डिस्चार्ज कैसे किया जाता है उनको पद से, फिर इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। पीसीएस में, यूपी पीसीएस में आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संस्थाएं संवैधानिक है। मैं आपको बताता हूँ 3 प्रकार की संस्थाएं होती है नॉर्मली। एक होती है संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है ना। एक होती है आपकी स्टेचरी बॉडी यानी कि वैधानिक, ठीक है ना। एक तो आपकी संवैधानिक होती है, एक आपकी वैधानिक होती है और एक होती है संवैधानोत्तर या वो संवैधानोत्तर संस्थाएं। ये होती है कार्यपालिका के आदेश द्वारा नियुक्त, यानी कार्यपालिका के किसी रूल रेगुलेशन या किसी नोटिफिकेशन के द्वारा इनका गठन किया जाता है। तो संविधानिक संस्थाएं वो होती है जो संविधान में उनका वर्णन है, उनके बारे में उनकी शक्तियाँ, उनका उल्लेख किया गया है। वो सारी संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाएंगी। कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जबकि अगर संसद के किसी एक्ट के द्वारा निर्मित की गई बॉडी वो कौन सी होंगी? स्टेट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक संस्थाएं, उनको हम वैधानिक संस्थाएं बोलेंगे। और तीसरी बात संवैधानोत्तर संस्थाएं, यानी कि वे संस्थाएं जो किसी कार्यपालिका के आदेश या मंत्रिपरिषद के आदेश के द्वारा उसको अपॉइंटमेंट किया गया है, तो वो संस्थाएं संवैधानोत्तर संस्थाएं कहलाती हैं। जैसे अगर आप संवैधानिक संस्था की बात करें तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, इसमें आपको पता है जीएसटी आती है, इसमें यूपीएससी आ गया, इसमें स्टेट पीसीएस आ गया, ठीक है ना। और एक होती है जॉइंट पीसीएस, आपने सुना होगा जॉइंट पीसीएस, यानी 2 स्टेटों की एक पीसीएस। तो जॉइंट पीसीएस का जो प्रोविजन है संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक है, ध्यान रखना। इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब इसको जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था उसमें इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ये केवल स्टेचुटरी बॉडी है, जबकि जीएसटी काउंसिल, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ठीक है ना। इसके अलावा कैग, इसके अलावा एसटी, एससी और ओबीसी कमीशन। ध्यान रखना ओबीसी कमीशन को हाल ही संवैधानिक दर्जा दिया है, पहले वैधानिक था। और क्या हुआ? और चुनाव आयोग, ये सारी बॉडी है, ये कौन सी है? संवैधानिक, जिनका उल्लेख संविधान में किया गया। या हम कह सकते हैं जो इंटर स्टेट काउंसिल,
तो इनको मैं एक बार लिख देता हूँ, कौन सी संस्थाएं संवैधानिक है, तो उनको आपको याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपसे ऐसे ही पूछ ले जाते हैं, तो उनका फिर आपको पता नहीं रह पाता कौन सी संवैधानिक है, कौन सी संवैधानिक उत्तर है, या कौन सी वैधानिक है। तो संवैधानिक संस्थाओं को लिखता हूँ मैं, अगर सबसे पहले संवैधानिक संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है ना। इसमें पहला अगर आ जाएगा, हमने डिस्कशन भी कर लिया है, पहला है इलेक्शन कमीशन, दूसरा है यूपीएससी, तीसरा है स्टेट पीएससी, चौथा है कैग, ठीक है ना। इसके बाद पांचवा है एसटी एससी और ओबीसी कमीशन। ये जो संस्था है इन्हें बोलते हैं हम संवैधानिक संस्था, ठीक है ना। इसके बाद वैधानिक संस्थाएं यानी वो संस्थाएं जिन्हें संसद ने कानून के माध्यम से बनाया, संसद ने विधि पास करके। इनके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे अभी, तो महिला कमीशन, वुमेन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अभी देखेंगे इसको, इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग, और चीफ विजिलेंस कमीशन, वो सूचना आयुक्त। इसके अलावा सीबीआई है, इसको स्पेशल एक्ट नहीं, इसको एक आदेश दिया गया था, स्पेशल पुलिस दिल्ली पुलिस का जो एक्ट था उसके अंतर्गत सीबीआई का गठन किया गया था। तो ये जो बॉडी होगी ये कौन सी हो गई? वैधानिक बॉडी। तो अभी हमने ज़्यादातर हम संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडियों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने इलेक्शन कमीशन को कर लिया, यूपीएससी को कर लिया, और शायद कैग को भी हमने डिस्कशन कर लिया। अब हमारा अगला फोकस है कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कमीशन फॉर एसटी एंड एससी। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका गठन किस तरीके से होता है और कैसे। तो देखो मूल संविधान में एक लैंग्वेज लिखी हुई थी, मूल संविधान में ये लैंग्वेज लिखी थी, ये स्टेटमेंट था कि राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति एसटी एंड एससी के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति करेगा। ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है कि इंडियन प्रेसिडेंट विल अपॉइंट ए स्पेशल ऑफिसर फॉर एसटी एंड एससी टू प्रोटेक्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। समझे? यानी कि संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। ये बात लिखी हुई थी मूल संविधान में आर्टिकल 338 के अंतर्गत। इसको ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव, अब कैबिनेट प्रस्ताव मतलब कार्यपालिका के माध्यम से, कैबिनेट क्या है आपको पता है? एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका प्रस्ताव के माध्यम से एसटी एंड एससी आयोग का गठन किया गया था। अभी तक ये आयोग क्या था? अभी तक ये आयोग केवल क्या था? केवल और केवल कार्यपालिका आदेश यानी संवैधानोत्तर संस्था थी। लेकिन 65वां अमेंडमेंट के द्वारा इस आयोग का नाम क्या था? एसटी एंड एससी आयोग। दोनों के लिए एक ही आयोग था, ध्यान रखना। प्रारंभ में दोनों के लिए एक ही आयोग था और 65वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एसटी एंड एससी आयोग का गठन किया गया था और इसको संवैधानिक बनाया गया। लेकिन ध्यान रखना कि दोनों के लिए एक ही था। अभी तक 65वां अमेंडमेंट तक के दोनों के लिए एक ही था। इसके बाद 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, और इसमें से एसटी को अलग कर दिया और एससी और एसटी के लिए अलग अलग कमीशन हो गए, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो 338 जो आर्टिकल है उसमें है एससी कमीशन, 338 ए है उसमें है एसटी कमीशन, और 338 बी है उसमें ओबीसी। ये आपको पता है अभी 105वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो एसटी के लिए अलग से कमीशन है, एससी के लिए अलग से कमीशन है और ओबीसी के लिए अलग से कमीशन है, और ये तीनों आर्टिकल 338 के भाग में है और तीनों ही क्या है? संवैधानिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मूल संविधान में क्या भाषा थी, तो मूल संविधान में स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की बात की गई थी। फिर पहले ये दोनों के लिए एक था, बाद में इसको अलग अलग किया गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपके लिए एक बार कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक तो चेयरमैन होगा और एक होगा वाइस चेयरमैन, ध्यान रखना ये हो गया, और 3 सदस्य होंगे। टोटल कितने इसमें? टोटल मेंबर कितने होंगे? 2+3, यानी 1+1+3, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 इसके मेंबर होंगे। इन तीनों मेंबर, इनका सबका कार्यकाल मैक्सिमम कितना साल होगा? 3 ईयर होगा।
इसके बाद ये लगातार 2 बार अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, 2 से अधिक बार अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये 2 बार अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति 2013 में हुआ, 2016 तक उसका कार्यकाल चला, इसके बाद 2016 से 2019 तक चला, लेकिन इसके बाद उसको रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पीसीएस में या यूपीएससी में स्टेटमेंट दे दिया जाता है आपसे, तो कई बार स्टेटमेंट दे देंगे, कई बार आपसे पूछ लेंगे कौन से ऐसे आयोग है, कमीशन है, जिनके व्यक्तियों को 2 से अधिक बार रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, तब आपको ये याद आना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी जो नियुक्ति है, ध्यान रखना, कौन करेगा नियुक्ति? कौन करता है? प्रेसिडेंट खुद अपना साइन करता है और अपनी क्या लगाता है? सील लगाता है। साइन और सील लगा करके इनकी नियुक्ति करता है, इनकी इन 5 की, ठीक है ना। इनकी नियुक्ति के नियमों, मतलब इनकी नियुक्ति किस, मतलब नियम यानी किस तरीके से इनकी नियुक्ति की जाएगी। दूसरी बात, इनकी योग्यता क्या होगी, इनके वेतन भत्ते की क्या चीज़ होगी, ये सारे नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। ध्यान रखना, किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि इनकी जो नियुक्ति के जो नियम है, जो रूल है, रूल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर ऑफ कमिश्नर्स या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एससी कमीशन एंड एसटी कमीशन। सेम प्रोसेस एसटी कमीशन के लिए रहेगी, ध्यान रखना। तो अभी हम एससी कमीशन की पढ़ रहे हैं, तो एससी कमीशन की जो राष्ट्रपति है वो इनके नियम बनाता है, ध्यान रखना। दूसरा, अध्यक्ष को क्या लेवल रैंक माना जाएगा? अध्यक्ष की जो रैंक है वो कैबिनेट मिनिस्टर के समान होती है। अगर एससी कमीशन का अध्यक्ष है, उसकी रैंक क्या होगी? उसकी रैंक यानी उसका लेवल है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। अध्यक्ष का जो लेवल है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा। उपाध्यक्ष है, उसका लेवल स्टेट मिनिस्टर होता है, जो सेंटर का स्टेट मिनिस्टर है ना, उसके बराबर होगा। और सदस्य वो सेक्रेटरी लेवल के होंगे, तो उनकी रैंक भी डिसाइड की गई है। दूसरी बात, इसका अध्यक्ष ये फिक्स है, इसका जो अध्यक्ष है वो हमेशा एससी का होना चाहिए, ध्यान रखना। इसका जो अध्यक्ष है वो एससी का होना चाहिए और एक अच्छा पॉलिटिकल और सोशल वर्कर होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सदस्य तो कोई भी हो सकते हैं, उपाध्यक्ष कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब आप गलत कर पाओगे। अच्छे से सही करके आना है, एक एक शब्द को आपको समझना है बस। अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट देते हैं, राष्ट्रपति को भी देता है और गवर्नर को भी देते हैं। गवर्नर को देते हैं उस स्टेट, कंसर्न स्टेट के बारे में। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ रखता है? पार्लियामेंट के पास रखता है। और गवर्नर उस रिपोर्ट को किसके पास रखता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में रखता है। और अगर ये संसद राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को अगर वो रिजेक्ट करे तो उन्हें रीज़न बताना होगा। अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करे तो उसको रीज़न बताना होगा कि हम क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो एससी कमीशन के बारे में आपको इतनी ही जानकारी रखनी है बस, इससे ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आता है एसटी कमीशन। सबसे पहले ध्यान रखना, एक सबसे महत्वपूर्ण, एसटी जो अनुसूचित शब्द है, एसटी शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1935 के एक्ट में किया गया था। किसमें? 1935 के एक्ट में। और इसी एक्ट के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट की कुछ ट्राइबल्स को एसटी का दर्जा दिया गया था। इसके बाद आर्टिकल 341 में एक बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति स्वयं किसी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ध्यान रखना, अनुसूचित क्षेत्र, जाति नहीं, अनुसूचित क्षेत्र में घोषित कर सकता है, परंतु ऐसा करते समय उसे राज्यों से कि राज्यपाल से परामर्श लेनी होगी। जैसे ध्यान रखना, अगर आपने अनुसूची 5 पढ़ी है तो वो अनुसूचित क्षेत्रों से है। किससे है? उसमें अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है। लेकिन किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति में घोषित करना है, सॉरी मैंने गलत हो रहा, या क्षेत्र नहीं, जाति की बात की गई है। हालांकि क्षेत्र भी इसी तरीके से डिसाइड किए जाते हैं और जाति भी इसी तरीके से डिसाइड की जाती है। तो अनुसूचित जाति, अगर किसी जाति को एसटी का दर्जा देना है, एसटी का दर्जा देना है तो उसे राष्ट्रपति देगा। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा दर्जा देने से पहले उसे गवर्नर की परामर्श लेनी पड़ेगी, उस स्टेट के गवर्नर की, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसीजर है। चाहे किसी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया घोषित करना है या किसी कास्ट को शेड्यूल ट्राइब घोषित करना है, तो उसमें कर्ता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी रिकमेंडेशन से? कंसर्न स्टेट के गवर्नर की रिकमेंडेशन से, ठीक है। अगर एसटी कमीशन की स्ट्रक्चर देखें तो मैंने बताया था 65 में तो इसको जाना जाता था एसटी एंड एससी कमीशन, लेकिन बाद में 89 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको अलग कर दिया गया
और 89वां अमेंडमेंट के द्वारा 338A जोड़ा गया, जिसमें एसटी कमीशन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें एक अध्यक्ष है, यानी एक चेयरमैन होता है, सेम उसी की तरह उसी प्रकार एक वाइस चेयरमैन हो सकता है, और 3 मेंबर होते हैं, और दर्जा वही है, इसका अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर की तरह होता है। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, इसमें भी ये बात बोली गई है कि इसमें जो ये 5 मेंबर हैं, इनमें से 2 सदस्य कम से कम एसटी के होने चाहिए। इन 5 मेंबरों में से 2 सदस्य कम से कम मेंबर एसटी के होने चाहिए, ये बात इसमें बोली गई है। इनकी मैंने बताया था कि इनका नियम, सेवा, शर्त सबका डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल क्या है? 3 ईयर, और 2 बार से ज़्यादा, मैंने बोला ना कि 2 बार तो कंटिन्यू चुन सकते हैं, लेकिन आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 टाइम, है ना, दे विल नॉट बी अपॉइंटेड, उनको दोबारा रीअपॉइंटेड नहीं किया जा सकता 2 टाइम, 2 बार के बाद। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और एसटी कमीशन के कई क्षेत्रीय ऑफिस हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कहाँ पर है? एक भोपाल में है, एक जयपुर में है, एक भुवनेश्वर में है, एक रायपुर में है, एक रांची में है, और एक शिलोंग में। ये पीसीएस में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एसटी कमीशन के रीजनल ऑफिस कहाँ पर हैं। मेन ऑफिस तो दिल्ली में ही है, रीजनल ऑफिस कहाँ है? तो भोपाल, जयपुर, भुवनेश्वर, रांची और शिलांग, इनके वहाँ है। ठीक है ना। तो इस तरह से बारे में ध्यान रखना है। रिपोर्ट तो सेम है, ये भी राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, संसद में राष्ट्रपति उसको प्रस्तुत करता है, एक रिपोर्ट राज्यपाल को भेजता है जो विधानमंडल में उसको प्रस्तुत करता है, और अगर संसद और विधानमंडल उस रिपोर्ट को अस्वीकार करें तो उनको भी रीजन बताना पड़ेगा कि हम क्यों इसको अस्वीकार कर रहे हैं। अब मैंने थोड़ा सा ये आपको इतनी चीज़ें बताई। अब मैंने अपना जो छोटे से ब्रीफ नोट्स बनाए थे इनको याद करने के लिए। तो देखो, ये इतने कमीशन इंस्टीट्यूट होती है कि इनमें आप कई बार बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इनका टेन्योर कितना है, किसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, क्या रूल है, क्या चीज़ है। तो इनको लेकर के कई बार कन्फ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इनको ब्रीफ बता दिया। यूपीएससी, आरपीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जेपीएससी मतलब 2 स्टेट की है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। तो अब इनके बारे में अगर इनमें आपको कंपेयर करना है तो ध्यान रखना, इनको लेकर अगर क्वेश्चन आए तो गलत मत करके ना। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन पीसीएस में पूछा है, यूपी पीसीएस ने इसका भी क्वेश्चन पूछा है, आरपीएससी का। ये आरपीएससी तो मैंने राजस्थान के हिसाब से नाम लिख दिया, लेकिन आरपीएससी नहीं, ये यूपी मतलब ये पीसीएस है, स्टेट पीसीएस है ना। तो आरपीएस जो स्टेट पीसीएस है, इसका क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने 24 अक्टूबर को जो एग्जाम लगी थी उसमें पूछा था। ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या था वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन इनसे क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल इनको गलत नहीं करके आना है, बहुत ईजी होते हैं। तो देखो, एक को कंपेयर करते हुए हम याद रखेंगे। देखो, जब आप एक तरीका मैं बताता हूँ, जब आप कई ऐसी चीज़ें पढ़ते हो जो एक जैसी दिखती है और उनको याद करने में आपको कन्फ्यूज हो जाता है कि उसकी चीज़ उसमें जोड़ देते हैं, तो ऐसी चीज़ों में हमेशा आपको कंपेयर करो। अगर आप कंपेयर करके उसको पढ़ोगे तो डेफिनेटली वो आपको याद रह जाएगा। तो यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। स्टेट पीसीएस है, ये भी संवैधानिक संस्था है। ठीक है ना, संविधान में इनका उल्लेख किया गया। लेकिन जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि 2 स्टेटों की एक ही पीसीएस है, एक गैर संवैधानिक नहीं बोल सकते, इसको वैधानिक संस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैधानिक, स्टेचुटरी बॉडी। और ये कब आई? ये गठित की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956। इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट 1956 के अंतर्गत जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन लाया गया था, और इसलिए ये क्या है? वैधानिक। ठीक है, एक लाइन आपकी समझ में आ गई। अगली बात है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखना, गवर्नर। स्टेट पीसीएस और के जो मेंबर है और जो चेयरमैन है उसकी अपॉइंटमेंट करता है कौन? राज्यपाल, गवर्नर। लेकिन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन, इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करता है? राष्ट्रपति। ये कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक राज्यों की होती है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों की अगर है कोई पीसीएस तो उसमें गवर्नर कैसे कर सकता है?
और करेगा तो कौन सा गवर्नर करेगा। इस विवाद से बचने के लिए राष्ट्रपति को यह पावर दे दी कि राष्ट्रपति खुद उन 2 स्टेट पीसीएस के लिए जो जॉइंट पीसीएस होगी उसके अध्यक्ष और चेयरमैन की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ इनका कार्यकाल, तो ध्यान रखना इनका कार्यकाल और सेवा शर्त यानी कि जो सर्विस से रिलेटेड जो कंडीशन है उनका डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कौन करेगा, गवर्नर, स्टेट का गवर्नर करेगा। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसका कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें स्टेट पीसीएस यूपीएससी की सदस्यों का कार्यकाल, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि जो भी पहले पूर्ण हो जाए। और पीसीएस होती है, स्टेट पीसीएस है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 ईयर्स। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका भी 6 वर्ष या 62 ईयर होता है। स्टेट पीसीएस के सदस्य यूपीएससी के सदस्यों की संख्या कितनी होगी इसका डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और स्टेट पीसीएस के सदस्यों की संख्या कितनी होगी इसका डिसाइड कौन करता है, गवर्नर। और जॉइंट पीसीएस के सदस्यों की संख्या कितनी होगी इसका डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट। ये कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ज़्यादातर अपॉइंटमेंट, ज़्यादातर चीज़ें ना गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्यवाहक अध्यक्ष की अगर नियुक्ति करनी है तो यूपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, एक्टिंग जो चेयरमैन की अगर अपॉइंटमेंट करना है तो उसका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसका, यूपीएससी का। स्टेट पीसीएस का करता है गवर्नर और जॉइंट पीसीएस के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा यूपीएससी अपनी रिपोर्ट देती है राष्ट्रपति को, स्टेट पीसीएस अपनी रिपोर्ट देती है राज्यपाल को, गवर्नर को, और जॉइंट पीसीएस अपनी रिपोर्ट देती है गवर्नर। ध्यान रखना जॉइंट पीसीएस में गवर्नर का एक ही संबंध होता है, बस जॉइंट पीसीएस गवर्नर को रिपोर्ट देती है। बाकी उसकी नियुक्ति, उसकी सेवा शर्तें, उसके सदस्यों की संख्या, उनके सदस्यों की संख्या, उनको हटाना, ये सभी काम कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर यूपीएससी के सदस्यों को हटाना होता है तो कौन हटाता है, राष्ट्रपति। जॉइंट पीसीएस के सदस्यों को अगर हटाना होता है तो कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। लेकिन इसमें एक चीज़ में राष्ट्रपति, स्टेट पीसीएस, ये यूपीएससी 2021 का प्री का सवाल है, ये क्वेश्चन पूछा था कि स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वहाँ ऑप्शन था गवर्नर। ज़्यादातर स्टूडेंटों ने उसको गवर्नर किया, लेकिन ध्यान रखना उसका आंसर क्या है, प्रेसिडेंट। हटाने में प्रेसिडेंट है बस। यानी कि अब समरी में एक चीज़ समझ लेना कि यूपीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनमें हर मामले में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेशन करेगा, लेकिन एक मामला है रिपोर्ट का, वो रिपोर्ट जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर को देंगी, ठीक है ना। बाकी स्टेट पीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो सारे मामलों में गवर्नर है, लेकिन उनको हटाने में कौन आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और हटाने का आधार तो मैंने बताई रखा है, दिवालिया, ये वाला चीज़ हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, इसी को दिक्कत नहीं। और आपको पता है ये पुनर्नियुक्ति के रीअपॉइंटमेंट के पार्ट नहीं होंगे, मैंने बताया था। रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं होगा। ये इतना ज़रूरी है कि यूपीएससी का अध्यक्ष का भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, लेकिन यूपीएससी के जो मेंबर है वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है बस। इसके अलावा आता है फिर ये ST/SC कमीशन, मैंने बता दिया, ठीक है ना। वो मैंने छोटे ब्रीफ नोट्स बनाए तो इसमें आपको अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और लिखी हुई है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है, कौन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था और आर्टिकल 350B में इसको जोड़ा गया है, अर्थात संवैधानिक रूप से है। और यानी भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की व्यवस्था 7वां संविधान संशोधन में किया गया था, आर्टिकल 350B जोड़ा गया था। इतना आपको ध्यान रखना, बस कई बार इतना ही पूछ लेगा कि अल्पसंख्यक भाषाई अधिकारी किस आर्टिकल में है, कौन से संशोधन जोड़ा गया, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। और रिपोर्ट ये किसको देता है, ये राष्ट्रपति को देता है और राज्यपाल को देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा संसद में और राज्यपाल उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा मतलब संबंधित राज्य की विधानसभा में। तो इतना ध्यान रखना है इसमें कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्ट माइनॉरिटी 7th अमेंडमेंट 3 के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं करनी। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 350 में। बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है।
यूपी में इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। क्षेत्रीय मुख्यालय अगर बात करें हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के, तो बेलगाम, चेन्नई और कोलकाता में, ठीक है, जो इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। कैग मैंने बता दिया था, वही बात है इसमें। कैग आपको पहले वीडियो में बता चुका था। अब ये दो चीज़ें, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये तो हो गया अटॉर्नी जनरल, और ये होगा और महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, ठीक है ना। तो इन दोनों में देखो, महान्यायवादी का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 76 में है, ध्यान रखना, जबकि महाधिवक्ता का प्रोविज़न है वो आर्टिकल 165 में है। अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और इसकी एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जबकि महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। दूसरी बात, इसकी जो योग्यता है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। किस तरीके से? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति के प्लेजर ऑफ ऑफिस पे डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इधर ये राज्यपाल, और जो ये है अपना महाधिवक्ता, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। कार्यकाल तो इनका अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है? क्योंकि मंत्रिपरिषद यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र के साथ ही इनको भी त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इनका जो कार्यकाल है वो अनिश्चित है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल त्यागपत्र देगी तो उसी के साथ इनको त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर हम बात करें महान्यायवादी, तो इसके वेतन भत्ते की नियुक्ति, वेतन भत्ते क्या होंगे, इसकी जो डिसीजन है इसको डिसाइड करने वाली जो अथॉरिटी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जबकि जो महाधिवक्ता है इसके वेतन भत्ते क्या होंगे, इसका डिसीजन करने वाली जो अथॉरिटी वो गवर्नर है, उस राज्य का गवर्नर। इनको विशेष स्पेशल राइट क्या होता है, विशेष प्रिविलेज क्या होते हैं? ये प्रिविलेज है कि अटॉर्नी जनरल संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है और उनकी कार्रवाई में वो भाग ले सकता है, बोल सकता है दोनों सदनों में, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। इसी प्रकार महाधिवक्ता ये भी विधानसभा के सदन में भाग ले सकता है कार्रवाई में, उसकी प्रोसीडिंग क्या हो रही है उसमें बोल भी सकता है, बट ये वोटिंग नहीं कर सकता, इनको वोटिंग का राइट नहीं होता, ठीक है। तो ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद या विधानसभा के सदस्य ना होकर के भी उसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। कार्यालय, तो कार्य तो आपको पता ही है क्या होगा कार्य के, जो अगर मान लें विधि से संबंधित कोई सिफारिश है, कोई रिकमेंडेशन है, तो वो देनी होती है राष्ट्रपति या गवर्नर, उनको देते हैं। अटॉर्नी जनरल देखा है प्रेसिडेंट को, और जो महाधिवक्ता है वो देता है गवर्नर को। दूसरी बात ये इसमें यह है कि आर्टिकल 143 आपको पता है किससे संबंध है। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट सिफारिश परामर्श ले सकता है, किससे? राष्ट्रपति से। तो जो राष्ट्रपति से परामर्श लेता है ना, उसमें परामर्श देनी है नहीं देनी है वो राष्ट्रपति डिस्कशन करता है किसके साथ? अटॉर्नी जनरल के साथ। तो राष्ट्रपति का वहाँ रिप्रेजेंटेटिव कौन करता है? अटॉर्नी जनरल। कौन करता है? अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल है वो राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। मैंने बताया दोनों सदनों के यानी कि दोनों हाउसों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, मुख्य सूचना आयुक्त। तो इसकी बात करें तो वैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय? वैधानिक। क्यों? क्योंकि RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था, जिसमें एक होगा अध्यक्ष। इसमें क्या था, प्रोविजन क्या था कि इसका एक तो चेयरमैन होगा और 10 इसके क्या होंगे? मेंबर होंगे, ठीक है। इसके चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति तो करेगा कौन? प्रेसिडेंट। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। बट उनके लिए एक समिति की सिफारिश दी जाएगी, इसके लिए एक कमेटी होगी जो इनकी सिफारिश देगी कि कौन व्यक्ति नियुक्त करना है नहीं करना। तो ध्यान रखना, मुख्य सूचना आयुक्त के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति की ये जो समिति होती है उसमें कौन कौन होते हैं, इसको लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। तो अगर आप बात करें तो इसमें PM होता है, इसके अलावा विपक्ष का नेता होता है और कोई एक कैबिनेट मंत्री होता है, यानी 3 सदस्य होते हैं। इसमें 3 सदस्य होती है, एक PM होता है, एक विपक्ष का नेता होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है ना। और ये मिलकर के सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से कि इस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया जाए। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसकी अपॉइंटमेंट करता है। तो इस समिति का जरूर ध्यान रखना कि CIC के लिए
सूचना आयुक्तों के और सदस्यों की नियुक्ति के लिए कौन सी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। इसके अलावा ये किसी योग्यता ये कि किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं हो। इनका जो कार्यकाल है वो 5 ईयर है। सूचना आयुक्तों का जो कार्यकाल है 5 ईयर या 65 ईयर, ध्यान रखना, जो भी पहले पूर्ण हो जाए वो इनका कार्यकाल माना जाएगा। इसके अलावा ये रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते, पुनर्नियुक्ति इनकी नहीं की जा सकती। एक बार अगर ये अध्यक्ष सदस्य रह गए उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। और यूपीएससी के सदस्यों की तरह ही इनको हटाया जा सकता है। यूपीएससी के सदस्यों को किस तरीके से हटाया जाता है? तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है ठीक उसी प्रकार से इनको हटाया जाता है। तो ये हो गया अपना कौन सा सूचना आयुक्तों के बारे में। इसके बाद होता है विजिलेंस आसूचना आयुक्त। वो तो सूचना आयुक्त था, या आसूचना आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर। तो आपको पता है कि हम जो अगर हम बात करें ये सतर्कता, हिंदी में बोलते हैं इसको सतर्कता, और इंग्लिश में तो आपको पता है विजिलेंस कमीशन हो गया, विजिलेंस कमीशन। ध्यान रखना विजिलेंस कमीशन की स्थापना के संतानम समिति के बाद, किसके बाद? के संतानम समिति। के संतानम समिति ने 1964 में रिकमेंडेशन दी। उसके बाद कार्यपालिका के आदेश पर, किस पे? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर, ध्यान रखना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर इसको अपॉइंटमेंट किया गया था। तो तब तक ये क्या नहीं थी? वैधानिक नहीं थी। बाद में 2003 में सीवीसी एक्ट लेके आए, मतलब विजिलेंस एक्ट आया और उसके अंतर्गत इसको कौन सा दर्जा दिया गया? वैधानिक दर्जा दिया गया। तो 2003 से क्या है? वैधानिक है, स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका अगर एक कार्यकाल देखेंगे हम पहले तो इसमें एक तो होता है चीफ कमिश्नर और उसके अलावा 2 सदस्य हो सकते हैं मिनिमम, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 सदस्य होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं 1+3 एक तरह से, इतना तो होना 1+2, एक तो इसका कमिश्नर चीफ और अदर मेंबर, इतने होना चाहिए। दूसरी बात इसका कार्यकाल है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष, या तो 4 वर्ष या 65 वर्ष। ये अंतर ध्यान रखना। CIC का होता है 5 वर्ष 65 वर्ष, यूपीएससी स्टेट PCS उनका होता है 6 वर्ष, यूपीएससी होता है 6 वर्ष 65, स्टेट PCS का होता है 6 62, ठीक है ना। तो ये 6 वाला सिस्टम ध्यान रखना। कहे गए उसका भी 6 65 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये कार्यकाल में डिफरेंस गलत मत कर देना, इसलिए कार्यकाल ध्यान रखना। जो विजिलेंस कमीशन है या सतर्कता आयोग है उसके सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष और 65 वर्ष होता है। इनकी नियुक्ति एक समिति के द्वारा सिफारिश के बाद राष्ट्रपति करता है। अब ये भी ध्यान रखना इसकी समिति में कौन कौन होता है। तो देखो PM होता है, होम मिनिस्टर और विपक्ष का नेता। अंतर क्या है? देखो अभी जो हमने CIC के लिए जो कमेटी देखी उसमें PM भी होता है लेकिन उसमें कैबिनेट मंत्री फिक्स, उसमें कैबिनेट मंत्री होता है। अब यहाँ फिक्स किया गया है कि होम मिनिस्टर होगा, जबकि वहाँ कोई और भी कैबिनेट मंत्री उसका सदस्य हो सकता है, चाहे रक्षा मिनिस्टर हो सकता है, चाहे वित्त मंत्री हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो ये अंतर थोड़ा सा कि इसमें फिक्स है कि होम मिनिस्टर ही होगा, और जो CIC के लिए जो कमेटी है उसमें कोई भी हो सकता था, और इसमें विपक्ष, ये 3 सदस्य होंगे। इनका भी किसी भी पद पर इनकी भी नियुक्ति नहीं होगी और इनको उसी प्रकार से हटा सकते हैं जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ फैक्ट फिगर, अब आपके कुछ शब्द मेरे नोट्सों में समझ में नहीं आए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके उस शब्द समझ लेंगे। यहीं तक आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है और एक एक चीज़ को अच्छे से करते हुए जाना है। तो इनमें आपको ध्यान रखना, एक तो आप अगर कन्फ्यूज हो तो ध्यान रखना इनका सबके कार्यकाल को, इनका जो टेन्योर है, एक तो इस पर फोकस करो। दूसरी बात, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, फिर इनको डिस्चार्ज कौन करता है, इनको पद से हटाता कौन है, और पद से प्रोसीडर ऑफ डिस्चार्ज यानी कि पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, फिर इनकी चेयरमैन प्लस मेंबर, ये कैसे, इनका अध्यक्ष और सदस्य कितने होते हैं, कैसे, इसके अलावा रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये ध्यान रखना है संवैधानिक है या संवैधानोत्तर है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इतना चीज़ अगर आप इसमें से जान गए तो आपको फिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो संस्थाओं को लेकर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि संस्थाओं को लेकर के आप PCS के सवाल देख लो, 2 से 3 क्वेश्चन आपको किसी इंस्टीट्यूट, मतलब जो बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी, इनको लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है।
उसको आपको गलत नहीं करके आना। इनके बारे में अगर आप इतना भी ध्यान रख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े। अब हमारा जो अगला वीडियो और होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, है ना, वो थोड़ा सा हम उसको बड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा भी होगा। उसमें मैंने आपके साथ एक PDF शेयर की थी जो फैक्ट से संबंधित है, बिल्कुल और बिल्कुल। उसमें जो आपके फैक्ट बच गए होंगे इसमें, वो सारे फैक्ट से संबंधित है। हालांकि फैक्ट को याद करना तो आपको ही होगा, लेकिन एक बार मैं अगर उनको कुछ हिंट या कुछ लिंक के साथ बता दूंगा तो आपको याद करना उनको आसान हो जाएगा। और साथ में जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको एक बार अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। जैसे वो फैक्ट कंप्लीट होंगे हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो अभी तक क्वेश्चन आए, और जहाँ तक संभावना है कि अभी तक मैंने आपको जो पूरी पॉलिटी पढ़ाई थी उसमें से क्वेश्चनों की संभावना है कि उत्तर मिल जाएंगे आपको। ये नहीं कह रहा कि मैं 100% मिल जाएंगे, 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ यह है कि 80% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप 80% क्वेश्चन नहीं बल्कि 100 सॉल्व कर देंगे, समझ के पढ़ा है तो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि मैंने जो चीज़ लिखाई वही क्वेश्चन का पूछी जाए, लेकिन वो आपके उस क्वेश्चन के जवाब देने में इनडायरेक्ट रूप से काम आ सकती है, ठीक है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करने में या कुछ में करने में काम आ सकती है। तो उसको हम फिर वहाँ देंगे, यूज करेंगे और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि हम करंट है उसको डिस्कशन कर लेंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको ले लेंगे। तो इस वीडियो को हम आज यहीं रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक कमेंट में किसी ने पूछा था, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि लॉ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या अंतर होता है। एक होता है कानून और एक होता है कार्यपालिका आदेश। देखो अंतर यह है कि लॉ है वो पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। लॉ कौन के द्वारा बनाया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा। जबकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कार्यपालिका या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का ऑर्डर होता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कम होती है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है पार्लियामेंट वाले, क्योंकि पार्लियामेंट में बनाएगा लॉ, यानी कि 776 यानी 776 मेंबरों की सहमति होती है उसमें। जब ये मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, ये तो केवल जो सत्ताधारी दल है उसी की सहमति होती है, इसलिए जो विधि है वो ज़्यादा मजबूत होती है। और दूसरी बात, जो विधि होती है उस विधि के क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? देखो विधि की बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है? वो है संसद के पास। और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसके पास है? वो है कार्यपालिका के पास। तो ये कार्यपालिका इस विधि को एक्सप्लेन करने के लिए, इस विधि को व्यवहारिक रूप देने के लिए कुछ आदेश निकालती है, कुछ रूल निकालती है, कुछ ऑर्डर निकालती है, उन्हें ही हम कार्यपालिका आदेश बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको कमेंट पढ़ता हूँ, अगर कोई चीज़ ऐसा लगेगी आपने क्वेश्चन डेफिनेटली, अगर कोई शब्द, कोई टर्मोलॉजी, कोई प्रोसीजर अगर आपकी समझ में नहीं है तो आप उस हर प्रोसीजर को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप अच्छे से तैयारी करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।